चलिए आज के क्वेश्चंस हम देखते हैं। इंटरनल कंट्रोल सिस्टम चैप्टर बड़ा इंटरेस्टिंग सा होता है। और पहला क्वेश्चन है पर्पस ऑफ इंटरनल कंट्रोल। हमने देखा था डेफिनेशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल ले लो, ऑब्जेक्टिव ले लो, जनरल पर्पस ले लो, एक ही है कि नंबर वन, जो सिस्टम्स बनाए गए लॉ का कंप्लायंस करने के लिए। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, एसेट्स को सेफगार्ड करने के लिए। थर्ड, इनका इस्तेमाल इफ़िशिएंटली इफेक्टिवली हो ऑपरेशंस में। और चौथा, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अकाउंटिंग अच्छे से चलती रहे। ये चार चीज़ों के लिए ये चार चीज़ों के लिए हम लोग जब चार चीज़ों के लिए जो भी सिस्टम बनते हैं वो हमारे इंटरनल कंट्रोल्स है, वही उसके ऑब्जेक्टिव, वही उसका पर्पस है। फिर बाद में पूछा हुआ है यहाँ पे, देखो ये समझना, आपको ऊपर बहुत सारी बातें की हुई है। एथिकल, कल्चर, ऑनेस्टी, एनवायरनमेंट, मुद्दे की बात नीचे पूछी है। कंट्रोल एनवायरनमेंट मतलब क्या होता है, उसके एलिमेंट्स बताओ, हम पढ़ कर आए। मैनेजमेंट का एटीट्यूड क्या है, उनकी एबिलिटी क्या है, अवेयरनेस क्या है, एक्शन क्या है टुवर्ड्स इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, वो कंट्रोल एनवायरनमेंट होते हैं और उसके कंपोनेंट्स हैं। टीसीडब्ल्यूजी अच्छा चाहिए, अच्छे एट्रीब्यूट्स वाला, इन्वॉल्वमेंट करने वाला, मैनेजमेंट सोच समझ के चलने वाला चाहिए, अच्छा ह्यूमन रिसोर्स चाहिए, सबको अच्छे से काम बांटो, स्ट्रक्चर बनाओ, अथॉरिटी दो, अच्छा कम्युनिकेशन रखो, हम पढ़ कर है। ये जो एक क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है, डिवीजन ऑफ इंटरनल कंट्रोल इनटू 5 कंपोनेंट्स। यार ये 5 कंपोनेंट में बांटने वाली जो बात है ये थोड़ी सी अलग है। 5 कंपोनेंट्स में बांटो चीज़ों को, ठीक है, वो हम 5 कंपाउंड्स जानते हैं, तो सब यहाँ पे मर्ज हो गया है। ये क्वेश्चन अलग हम रख सकते थे, अलग रख सकते थे, उसका आंसर भी अलग। ये आंसर ऐसे बीच में आ गया है 5 कंपोनेंट्स वाला, वो अलग रह सकता था। ठीक है, वो क्वेश्चन और वो आंसर ये दोनों अलग रह सकते हैं, इसका ख्याल रखिएगा। ये कंट्रोल एनवायरनमेंट अच्छा हो तो अच्छी बात है, एक्सप्लेन करिए। कंट्रोल एनवायरनमेंट अगर अच्छा है तो बहुत बहुत पॉजिटिव फैक्टर है। अगर कंट्रोल एनवायरनमेंट अच्छा होगा तो बाकी कंपोनेंट स्ट्रांग होंगे, इंटरनल कंट्रोल स्ट्रांग होंगे, कंट्रोल रिस्क कम हो जाएगी, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट कम हो जाएगा, हमको आगे जाकर ऑडिट प्रोसीजर्स कम परफॉर्म करनी पड़ेगी, सब्सटेंटिव टेस्ट कम करने पड़ेंगे, कई सारे फायदे। लेकिन सिर्फ कंट्रोल एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है तो आपके सारे फ्रॉड्स और एरर्स आप अवॉइड कर लोगे, ऐसा नहीं होने वाला। बाकी कंपोनेंट्स जो है इंटरनल कंट्रोल के, वो भी अच्छे होने चाहिए, तभी आप फ्रॉड्स एरर्स को रोक पाओगे, मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स को रोक पाओगे। ये भी हमने देखा, ठीक है। मॉनिटरिंग चार्ट देखा हमने इसका प्यारा, ये देखना कि एग्जिस्टिंग सिस्टम्स बराबर काम कर रहे हैं कि नहीं। ऑनगोइंग एक्टिविटीज के थ्रू कर सकते हैं, सेपरेट किसी को अपॉइंट करके कर सकते हैं, या जो थर्ड पार्टीज के जो रिव्यू आते हैं, थर्ड पार्टी के सजेशंस आते हैं, कंप्लेंट्स आते हैं, उससे कर सकते हैं। अब एरियाज विच द रिव्यू ऑफ इंटरनल कंट्रोल विल अनेबल द ऑडिटर नो। इंटरनल कंट्रोल्स को स्टडी करने से हमको क्या नॉलेज मिलेगा, क्या नॉलेज मिलेगा, क्या फायदा मिलेगा। इंटरनल कंट्रोल स्टडी करने से क्या नॉलेज मिलेगा, क्या फायदा मिलेगा। बेनिफिट्स अराइज करके शॉर्टकट देखा था हमने, अराइज करके, वही सारी चीजें यहां पे लिखनी है आपको। लेकिन ध्यान रखना है, सिस्टम की स्टडी करें, क्या नॉलेज मिलेगा, क्या फायदा मिलेगा, कौन से एरियाज में मदद मिलेगी और क्या बेनिफिट मिलेगा, ये एक ही है। ये अब ध्यान में होना चाहिए कि भाई ये क्वेश्चन पूछा तो भी बेनिफिट बोलना है, बेनिफिट पूछा तो भी बेनिफिट लिखना है। ये एसोसिएशन जरूरी है दिमाग के अंदर। इंटरनल कंट्रोल्स बनाना ऑडिटर की जिम्मेदारी है क्या, कैसी बात करते हो। इंटरनल कंट्रोल्स को डिजाइन करना, बनाना, उसको इम्प्लीमेंट करना, उसको मेंटेन करना, उसको अपग्रेड करना, ये सब दोज चार्ज विद गवर्नेंस और मैनेजमेंट उनके एम्प्लॉयज की जिम्मेदारियों में आता है भैया। हमारी जिम्मेदारी उसको स्टडी करके इवेल्युएट करना है। आईटी रिस्क हमने पढ़ा, पहले आईटी के लोग आते तो उनसे जुड़ी रिस्क है, फिर डेटा आता है तो वो रिस्क है, फिर प्रोसेसिंग होती है वो रिस्क है, करेक्ट, फिर चेंजेस अगर टाइम पे नहीं करो तो वो रिस्क है। ऐसे 4 हेडिंग में हम लोगों ने रिस्क को पढ़ा था, इसका चार्ट भी देखा था। फ्लो चार्ट बेस्ट डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन है, बर्ड्स आई व्यू मिल जाता है, ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग मिल जाती है, बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग मिलती है, खामियां क्या क्या है वो दिखने लग जाती है, चेंजेस करना आसान होता है। इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चन है, मैनेजमेंट को देते हैं, मैनेजमेंट को देते हैं
हर सेक्शन का अलग अलग दे सकते हैं, एक साथ दे सकते हैं, जवाब देना पड़ता है यस नो नॉट एप्लीकेबल में। सिस्टम है तो यस लिखो, क्या सिस्टम है, नो है तो नो लिखो, नो लिखो मतलब दिक्कत है, नॉट एप्लीकेबल। साल भर में एक बार हम लोग देते हैं, वो सिस्टम के बारे में लिख कर देते हैं, हमको समझ में आता है सिस्टम्स कहाँ कहाँ पे कैसे है। उनकी मेहनत बहुत ज़्यादा होती है, हमारी मेहनत कम हो जाती है। ये उनको इशू कर रहे हैं ना। आप बताइए आप कंप्लीटनेस कैसे प्रोटेक्ट करते हो, आप बताइए आप एक्यूरेसी कैसे प्रोटेक्ट करते हो, एंड सो ऑन। ये पढ़कर आए हम पूरा, ये पूरा पढ़ चुके हैं चेकलिस्ट। ये हमारे टीम मेंबर को देते कि तू पढ़, तेरे लिए इंस्ट्रक्शन है, पढ़ समझ और फिर उसको एक एक करके फिलअप कर। ये क्वेश्चंस है कि टेंडर्स टेंडर्स बुलाते हैं क्या, फिर बेस्ट टेंडर को सिलेक्ट करके परचेस ऑर्डर देते हैं क्या, पीओ स्टैंडर्डाइज है क्या, प्री नंबर्ड है क्या, ये सब हम देख कर है। नरेटिव रिकॉर्ड लाइन बाय लाइन लिखना, डिस्क्राइब करना इंटरनल कंट्रोल्स कैसे, स्पेशली जहां पर पे फॉर्मल सिस्टम नहीं होता, कोई कोई फॉर्मल सिस्टम नहीं होता, वहां पे काम की चीज़ है। नरेटिव रिकॉर्ड्स कंप्लीट लाइन बाय लाइन डिस्क्रिप्शन ऑफ द इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, जहाँ पे कोई आपको इंटरनल वेल डॉक्यूमेंटेड आपको इंटरनल कंट्रोल्स मैनुअल नहीं मिलेगा, वहाँ पे आपने नरेटिव रिकॉर्ड्स को लगाना चाहिए। यू शुड पुट नरेटिव रिकॉर्ड्स। अगर हम बात करते हैं चेकलिस्ट की, तो चेकलिस्ट तो हम टीम मेंबर को देते हैं, सीरीज ऑफ क्वेश्चन पढ़ समझ उसको भरते जा। स्मॉल बिजनेस हम देख कर आए, देख के इसका चार्ट भी, कोई ऑडिट ऑब्जेक्टिव तो बदलता है नहीं, लेकिन डेफिनेटली इंटरनल कंट्रोल्स वीक होते तो उसको गोली मारो सीधा, सब्सटेंटिव चेकिंग पे ध्यान दो। इनहेरेंट लिमिटेशन के प्रॉब्लम्स क्या है, अरे भाई कितने बार पूछे हो, कितने बार पूछे हो, तड़प रहा है एग्जाम में आने के लिए। इनहेरेंट लिमिटेशन, टॉप लेवल के कुछ लिमिटेशंस है, मिड लेवल के कुछ लिमिटेशंस है, लोअर लेवल के है, चार्ट के थ्रू देखा हम लोगों ने। बेनिफिट्स ऑफ इवैल्यूएशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल्स, बेनिफिट्स ऑफ इवैल्यूएशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल ये भी देखा हम लोगों ने कि भाई बेनिफिट्स अराइज करके बेनिफिट है। बेनिफिट्स ऑफ आईटी कंट्रोल, हाँ भाई ये क्वेश्चन यूनिक है, ये अपने भास्कर में भी कवर नहीं, अपने चार्ट में भी कवर नहीं, कि सिस्टम में जब से हम लोग आईटी को लेकर आए हैं, कंप्यूटर्स को लेकर आए हैं, तब से क्या फायदे हुए। कैट्स इज गुड आईटी सिस्टम, अच्छा आईटी सिस्टम है, ऐसा शॉर्टकट है, इट्स अ गुड आईटी सिस्टम करके। ऑटोमेशन लाने से ना कंट्रोल को तोड़ना मुश्किल हो गया, इंसानों को मैनिपुलेट करना आसान है, कहीं कहीं पे कंप्यूटर्स को मैनिपुलेट करना मुश्किल है। फ्रॉड्स जो लोग हैं, दे मे नॉट बी अवेयर अबाउट हिडन सिस्टम, सो दे कैन नॉट सर्कमवेंट। इंक्रिप्शन लगाइए, बहुत सारी चीजें लगाकर सिस्टम्स को तोड़ना काफी मुश्किल होता है एज कंपेयर टू मैनुअल कंट्रोल, वो फायदा है। कंसिस्टेंटली एक बार हमने जो सॉफ्टवेयर बना लिया, तो वो कंसिस्टेंटली एज इट इज हर जगह लगते रहता है। एक बार फॉर्मूला बना दिया बोनस निकालने का, तो हर जगह बोनस वैसा का वैसे ही निकलेगा एज इट इज। कंप्यूटर्स की मदद से हम बहुत सारा एनालिसिस कर सकते हैं, बहुत सारा हम लोग एनालिसिस कर सकते हैं। आपको एवरेज लीव्स पर एम्प्लॉय, ओवर टाइम एनालिसिस, बहुत सारे एनालिसिस, ग्राफिकल एनालिसिस हम कर सकते हैं। ठीक है, हम कहीं से भी मॉनिटर कर सकते हैं परफॉर्मेंस को, एनी टाइम एनी वेयर के एम्प्लॉयज कैसे काम कर रहे हैं। टाइमलीनेस, ठीक है, इंफॉर्मेशन बहुत ऑटोमेटिक बैकअप होता है, और आपको टाइमलीनेस, कभी भी कहीं से भी आपको जानकारी, आप एनी टाइम एनीवेयर यू कैन गेट द एक्सेस, और एक्यूरेट इंफॉर्मेशन आपको कम समय मिलती है। सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी करना आसान है भाई, एक बंदे को सिर्फ एक एरिया का राइट दिया यूजर नेम पासवर्ड में, दूसरे को दूसरे का दिया, तीसरे को तीसरे का दिया, तो कैट्स कंट्रोल्स को सरकमवेंट करना मुश्किल है, कंसिस्टेंटली अप्लाई होता है। एडिशनल ग्राफिकल बहुत सारा एनालिसिस कर सकते हैं, मॉनिटरिंग कहीं से भी हो सकती है, कम समय में चीजें मिलती है। सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी, एक बंदा सिर्फ डेटर के लिए जिम्मेदार, उसकी आईडी से सिर्फ डेटर खुलता है, एक बंदा सिर्फ क्रिएटर के लिए जिम्मेदार, उसकी आईडी से सिर्फ क्रिएटर खुलता है, फायदा ही फायदा है। ये नया क्वेश्चन था भाई। इंटरनल चेक, देखो पुराने कोर्स में ये क्वेश्चन बहुत फेमस हुआ करता था, बहुत ज़्यादा फेमस हुआ करता था, बहुत ही बढ़िया हुआ करता था। नए कोर्स में इतना फेमस नहीं है, लेकिन अब इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, इसलिए मैंने ले लिया है।
इंटरनल चेक क्या होता है? इंटरनल चेक, इंटरनल चेक, फ्रेमिंग इंटरनल चेक, जब सिस्टम को इस तरीके से बनाया जाता है कि एक काम अपने आप, डे टू डे ट्रांजैक्शन अपने आप, एक ट्रांजैक्शन दूसरा बंदा कोई चेक कर ले, दूसरा बंदा कोई चेक कर ले, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं इंटरनल चेक, उसको इंटरनल चेक बोला जाता है। इस तरीके से आप, जैसे आप सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी करिए, उसको इंप्लीमेंट करने के तरीके, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी डिफरेंट हैंड, आप एक काम को 4 लोगों में बांट दीजिए, एक का काम अपने आप दूसरा बंदा, एक का काम अपने आप दूसरा बंदा चेक करता है, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी है, वो इंटरनल चेक है। लोग, आप जॉब रोटेट करिए, बैंक में होता है काफी बार, हर हफ्ते सबको अलग अलग जिम्मेदारी मिलती है, ताकि जब नया बंदा आता है तो वो अपने पुराने बंदे का काम चेक करता है, वो भी इंटरनल चेक है। लीव पे भेजो लोगों को, कंपलसरी लीव होती है कॉर्पोरेट्स में, ताकि उसका काम कोई दूसरा चेक कर ले। एसेट बुक डिफरेंशिएशन कर लो, जो बंदा एसेट संभालता है वो बंदा बुक्स नहीं संभालेगा, दोनों एक में का काम अपने आप चेक कर लेते हैं। सेग्रीगेशन कर दो, जॉब रोटेशन कर दो, लीव, ये सबसे बेस्ट तरीके हैं मेकर चेकर कॉन्सेप्ट के। एसेट इंडिपेंडेंटली किसी को बोलो वेरीफाई कर लेगा, वो ऑटोमेटिकली चेक करता है कि रिकॉर्ड्स बराबर है ना, काउंटिंग बराबर हो रही है ना। मैकेनिकल डिवाइसेस यूज करो, मैकेनिकल डिवाइसेस जो मैनुअल काम किया उसको अपने आप चेक कर लेगा। ऑटोमेटिक कैश रजिस्टर, आप बिल सीधा वो कैश रजिस्टर पे बनाइए, वो भी हिसाब रख रहा है और आपके पास में आखिरी में कैश काउंट, कैश भी है। मैकेनिकल डिवाइसेस अपने आप चीज़ें स्टोर कर लेते हैं, रिकम्प्यूट कर लेते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं, और मैनुअल काम चेक करते बराबर है क्या भाई। कैश रजिस्टर में भी अपन ने लिखा है कितने कौन से ट्रांजैक्शन है, मैनुअल भी लिखा है, दोनों का टोटल मैच होना चाहिए। स्टॉक टेकिंग, एसेट, जैसे एसेट वेरिफिकेशन था, रेगुलरली स्टॉक टेकिंग करिए, देखिए सब स्टॉक एडिक्वेट है ना। डेलीगेशन ऑफ पावर, पूरा काम आप मत करिए, डेलीगेट करिए, डेलीगेट करिए, तो अपने आप डेलीगेट किया है तो फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स डेलीगेट जुडिशियसली लोगों को आप दीजिए, और रिव्यू करिए सब काम बराबर हो रहा ना, तो वापस मेकर चेकर कॉन्सेप्ट हो गया। अकाउंट्स को रिव्यू करिए, जब तक अकाउंट्स नॉर्मल है, सब बराबर चल रहा है, प्रोसेस को रिव्यू करिए, रिव्यू करना भी एक अच्छी एक्टिविटी है, रिव्यू करना एक अच्छी एक्टिविटी, अपने आप दूसरा काम चेक होता है। तो ये तरीके हैं इंटरनल चेक को सिस्टम में लाने के, जिससे एक आदमी का काम अपने आप दूसरा आदमी चेक कर ही लेता है। इंटरनल कंट्रोल सिस्टम इज अ कंप्लीट सिस्टम टू एंश्योर कि सिस्टमेटिकली काम हो, बिना फ्रॉड एरर के काम हो, सिस्टमेटिकली चलता रहे, इट्स अ बिगर थिंग। और इंटरनल चेक उसका स्मॉल पार्ट है। Internal check has been defined as checks on day-to-day transaction which operate continuously as a part of routine system whereby work of one person is proved checked independently by another person. Internal check is part of overall of internal control, operates as a built-in device as far as staff organization, job allocation aspect of internal control concern. तो इंटरनल चेक पूरे सिस्टम का एक पार्ट है, सिस्टम को अप्लाई करने का एक तरीका है इंटरनल चेक, ठीक है। इसकी मदद से एक चीज अपने आप दूसरा बंदा चेक कर, लेकिन सिर्फ इतनी ही चीजें आती है इंटरनल कंट्रोल में, ऐसा नहीं, इंटरनल कंट्रोल बहुत बड़ा डोमेन है। In medium-sized trading organization, the accountant was given additional responsibility of making recoveries from trade receivables. On one occasion, when insurance company claimed 45,000 was received, trade receivable, on one occasion when insurance claim of 45,000 was received, एक मीडियम साइज ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन है, अकाउंटेंट को जिम्मेदारी दी थी रिकवरीज फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल। उसने देखा कि इंश्योरेंस कंपनी से 45,000 मिले, वो गलती से ट्रेड रिसीवेबल में क्रिएट हो गए, मिस अप्रोप्रिएट द कैश विच हैड रिकवर्ड फ्रॉम द, और चोरी भी हो गए, पिन पॉइंट द वीकनेस। तो इसेंशियल फीचर्स यहाँ पे, ब्रेकिंग द चेन ऑफ द वर्क इन मैनर सो दैट वन सिंगल पर्सन कैन नॉट हैंडल द ट्रांजैक्शन फ्रॉम बिगिनिंग टिल एंड। बोले सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी हमेशा रहना चाहिए, ताकि एक ही आदमी पूरी चीज, खासकर कैश रिलेटेड चीजें एक ही आदमी ना करे चेक, उससे दिक्कत हो सकती है। अकाउंट, जो बंदा एसेट संभालता, जो अकाउंटिंग करता है, वो भी अलग होना चाहिए, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी होनी चाहिए, एसेट बुक डिफरेंशिएशन होना चाहिए, बहुत पुराना रूल है। वीकनेस इन द प्रेजेंट, इसमें क्या, द अकाउंटेंट इज रिसीविंग कैश एंड ऑल्सो पासिंग द एंट्री,
वही कैश रिसीव कर रहा है और वही अकाउंटिंग पास कर रहा है, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी ही नहीं है। अकाउंटेंट को एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी देती है ऑफ मेकिंग रिकवरीज। तू ही पैसे कलेक्ट करेगा, तू ही अकाउंटिंग करेगा, एसेट बुक डिफरेंशिएशन नहीं किया था। इट ऑल्सो अपेयर्स द सिस्टम फॉर इशूइंग रिसीट फॉर द अमाउंट रिसीव्ड वेदर कैश और चेक इज ऑल्सो लैकिंग। पहले तो सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी नहीं है, एसेट एसेट और बुक एक ही बंदा संभाल रहा है। रिसीट्स इशू होनी चाहिए। देखिए, रिसीट अगर सही इशू होती कि भाई किससे पैसे मिले क्या मिले, तो शायद एंट्री बराबर हो जाती। रिसीट्स भी बराबर इशू नहीं है। In a small and to some extent medium-sized organization, the supervision of owner offsets the deficiencies. But in this case, it appears supervision. ओनर का सुपरविजन भी कोई खास नहीं समझ में आ रहा है। पहले तो आपने दोनों को अलग नहीं किया, रिसीट में तो डिटेल लिखते क्यों पैसे मिले क्या मिले, तब सुधर सकती थी चीजें। सुपरविजन पर्सनल कंट्रोल भी लैकिंग है, ये सिस्टम प्रॉब्लम है इंटरनल कंट्रोल्स में। आगे फॉर्मुलेशन ऑफ ऑडिट स्ट्रेटेजी आफ्टर सेटिस्फैक्टरी अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल, बिल्कुल सही बात है। पहले अपने इंटरनल कंट्रोल सिस्टम उसके कंपोनेंट को अच्छे तरीके से समझना चाहिए और उसके बाद में आपने डिजाइन करना चाहिए। देन यू शुड डिजाइन योर ऑडिट प्रोग्राम, बिल्कुल सही है। एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग बहुत ज्यादा जरूरी है अच्छे डिसीजन लेने के लिए। एंटायर ऑडिट प्रोग्राम अच्छे से बन सकता है ओनली आफ्टर ही हैज satisfactorily only he had satisfactory understanding of internal control system and their actual operations. If he does not care to study this aspect, it is very likely that his audit program may become wildy and unnecessarily. सिस्टम्स को ध्यान में रख के कहाँ पे सिस्टम स्ट्रांग है वीक है उसके हिसाब से चेकिंग रखनी चाहिए, नहीं तो हर जगह जबरदस्ती गधा मजूरी हो जाएगी, बहुत ज्यादा मेहनत हो जाएगी। अंडरस्टैंडिंग जरूरी है टेस्टिंग के लिए। और इंस्टॉलेशन चेक करके सिर्फ बात नहीं हो सकता है, इंस्टॉलेशन बराबर हो बट इट्स नॉट ऑपरेटिंग इफेक्टिवली, तो इज इट ऑपरेटिंग इफेक्टिवली वो भी देखना चाहिए। रिव्यू एंड वीकनेस ऑफ इंटरनल कंट्रोल्स, इट विल बी बेटर इफ द ऑडिटर कैन अंडरटेक रिव्यू ऑफ इंटरनल कंट्रोल्स। अगर हम समझ जाएंगे, रिव्यू कर लेंगे कहाँ पे स्ट्रांग है कहाँ वीक पॉइंट, तो बराबर स्ट्रांग पॉइंट में चेकिंग कम करेंगे, वीक पॉइंट में चेकिंग ज्यादा करेंगे। और डेफिनेटली सब्सटेंटिव प्रोसीजर का नेचर एक्सटेंट डिपेंड करता है ये टेस्ट ऑफ कंट्रोल में क्या निकलता है। अच्छे कंट्रोल्स है तो काम कम निकलेगा, बुरे कंट्रोल है तो काम ज्यादा निकलेगा। तो बहुत सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड फंडा है फॉर्मुलेशन, और बिल्कुल देखना चाहिए, जरूरी है इंटरनल कंट्रोल देखना। अच्छे से देखो, सिर्फ इंस्टॉलेशन देखो मत, उसका मतलब ऑपरेशन नहीं होता। रिव्यू करो कि उसमें कोई खामी तो नहीं है, और आपको अच्छी मदद करेगा इंटरनल कंट्रोल सिस्टम बनाने में। कंट्रोल रिस्क assessment when control deficiencies are identified. When the auditor identified deficiency and report on internal control, he determined the significant financial statement assertion that are affected by NFT in order to evaluate the effect of control. भाई कौन सा assertion effect हो रहा है? Evaluate the effect of control risk assessment. When auditor identifies deficiencies and report on internal controls, he determines the significant financial statement assertion that are affected by ineffective controls in order to evaluate the effect of control risk assessment and strategy for the audit of financial statement. क्या बोल रहा है कि जब ऑडिटर आइडेंटिफाई करता है डेफिशिएंसीज और रिपोर्ट करता है इंटरनल, ही डिटरमाइंस द सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट असर्शन दैट आर अफेक्टेड बाय इनइफेक्टिव controls in order to evaluate the effect of control risk assessment and strategy for the audit of financial statement. समझना बहुत जरूरी है, हम कंट्रोल रिस्क समझ पाएंगे और आगे प्लान कर पाएंगे चेकिंग कैसे करना। व्हेन कंट्रोल डेफिशिएंसी आइडेंटिफाइड, ऑडिटर आइडेंटिफाइज टेस्ट मोर देन वन कंट्रोल फॉर ईच रिलेवेंट असर्शन। अगर दिक्कत आ रही है तो एक ही असर्शन को प्रोटेक्ट करने के लिए मल्टीपल सिस्टम हो सकते हैं। ही इवैल्यूएट्स कंट्रोल रिस्क कंसीडरिंग द कंट्रोल दैट ही हैज टेस्टेड। इफ ऑडिटर डिटरमाइंस दैट दे सपोर्ट rely on controls risk assessment, or if compensating controls are identified, tested and evaluated to be effective, he may conclude that they rely on controls still appropriate.
otherwise we change our control risk assessment not to rely on controls. देखिए भाई, कंट्रोल रिस्क असेसमेंट इनिशियली होती है, ठीक है, अगर, और बहुत सोच समझ के उसको आपको निकालना पड़ता है। व्हेन, देखो वापस हम पढ़ रहे हैं, व्हेन ऑडिटर आइडेंटिफाइज डेफिशिएंसी एंड रिपोर्ट ऑन इंटरनल कंट्रोल, he determines the significant financial statement assertion that are affected by ineffective control. जब दिखता है कि भाई प्रॉब्लम है, डेफिशिएंसी, तो कौन से असर्शन पे इंपैक्ट हो रहा है वो देखना चाहिए। कौन से असर्शन पे इंपैक्ट है, ताकि वो कंट्रोल ज्यादा टेस्ट कर सके, उसके लिए ऑल्टरनेटिव कंट्रोल्स टेस्ट कर सके, ज्यादा सबूत ले सके। जब कंट्रोल, व्हेन कंट्रोल डेफिशिएंसीज आर आइडेंटिफाइड, एन ऑडिटर आइडेंटिफाइज टेस्ट्स मोर देन वन कंट्रोल, अगर एक कोई गलती मिलती है तो देखो इसको और कोई सिस्टम और कोई कंट्रोल लेके जो इस गलती को रोक सके, प्रिवेंट कर सके, डिटेक्ट कर सके। अगर डिटरमाइन करता है कि रिलाई ऑन कंट्रोल्स रिस्क असेसमेंट, और इफ कॉम्पनसरी कंट्रोल्स आर आइडेंटिफाइड, ही मे कंक्लूड दैट रिलाई ऑन कंट्रोल्स इज स्टिल अप्रोप्रिएट। देखो भाई साहब, आपको केयरफुली स्टडी करना है यहाँ पे, ठीक है। माना कंट्रोल डेफिशिएंसीज थी, लेकिन कुछ लोगों को नहीं लगता, इट इज एब्सोल्युटली फाइन। For each level, he evaluates control risk considering all the accounts he tested, considering all of the controls he has tested, सब करके फिर वो करता है। If auditor determines that support of, देखिए बहुत, आप उसको टेस्ट करिए, उससे आपको समझ में आएगा कंट्रोल्स कितने स्ट्रांग है, कितने वीक है, रिस्क बोलेगी। When deficiency relates to an ineffective control, that is the only control identified for an assertion, he revises RMM not to rely। पता चला एक ही कंट्रोल है और वही बेकार है, फिर तो क्या करेंगे, और कोई है ही नहीं, फिर हमारे पास में ऑप्शन नहीं है, ठीक है। एक ही कंट्रोल था तो उसको नहीं, हम कंट्रोल्स पे रिलाय नहीं कर सकते, वी कैन नॉट रिलाई ऑन कंट्रोल्स, ऐसा हमको बोलना पड़ेगा। तो बेसिकली कंट्रोल्स को टेस्ट करिए, उसको डेफिशिएंसी निकलती देखिए कि कितना इंपॉर्टेंट कंट्रोल है, उसके हिसाब से आगे बढ़िए। अगर इंपॉर्टेंट कंट्रोल है उसके हिसाब से आगे बढ़िए, कंट्रोल के सब चीज़ों को बनाइए, और बिल्कुल रिलाय कर सकते कंट्रोल्स पे। अगर अच्छे मिलते हैं ऑल्टरनेटिव मिलता है, अगर अच्छे नहीं मिलते हैं तो नॉट टू रिलाय। देखो अगर सब अच्छा मिलता है तो कंट्रोल रिस्क लो करके आगे बढ़ जाएंगे, वीक मिलता है तो हाई करके आगे बढ़ जाएंगे। हेलो गाइज, एक बार फिर से, मेरा वाज नॉट फीलिंग फाइन जब ये क्वेश्चन बता रहा था, फिर से एक बार बता रहा हूँ। अगर आपको कभी भी ऐसा लगे कि डेफिशिएंसी है कुछ, मतलब ऑथराइजेशन नहीं है, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी नहीं है, ऑथराइजेशन नहीं है, फिजिकल कंट्रोल नहीं है, तो आप हमेशा देखिए कि कहाँ कहाँ असर पड़ेगा, कौन से अकाउंट्स में, इन्वेंट्री में असर पड़ेगा, आ, या फिर सैलरी में असर पड़ेगा, बोनस में, कमीशन में, कहाँ कहाँ असर पड़ेगा, उसकी लिस्ट बनाइए। आप कोशिश करिए कोई और कंट्रोल है क्या इसके लिए, कोई और कंट्रोल है, कॉम्पनसेटिंग कंट्रोल है, बेहतर कंट्रोल है तो बहुत बढ़िया। अगर नहीं है तो डेफिशिएंसी बुरी है, बेकार है, और डेफिशिएंसी की वजह से रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट को बढ़ा दिया जाएगा, ठीक है। ये बोलना था वहाँ पे। फिर हम लोग ऐसे 320 मर्टिलिटी को लेकर अगर हम लोग बात करते हैं, ठीक है, मर्टिलिटी को तो बहुत सिंपल, ये सारे क्वेश्चंस हम देख चुके हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ मर्टिलिटी डिस्कस करिए, हमने इसका चार्ट सबसे आखिरी में देखा हम लोगों ने, कि ऐसे 200 क्या बोलता है मर्टिलिटी को लेकर, मर्टिलिटी की डेफिनेशन क्या होती है, कैसे उसको तय करते हैं, यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इम्पॉन्ड होते हैं, उनके एज अ ग्रुप उनकी क्या रिक्वायरमेंट देखनी पड़ती है, और कौन से यूजर्स, वो देखा हमने। फिर बेंचमार्क, ये बहुत ही, फैक्टर्स दैट में, ये इतना फेमस क्वेश्चन रहा है, फैक्टर्स विच अफेक्ट आइडेंटिफिकेशन ऑफ बेंचमार्क, बेंचमार्क, आइडेंटिफिकेशन ऑफ बेंचमार्क, बार बार पूछा गया। फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल वर्सेस फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल मर्टिलिटी के बारे में बात कर रहे हैं, तो ऐसा है कि
हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल मैच्योरिटी निकालते हैं और जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल रहता है वही हमारा बन जाता है एरिया ट्रांजैक्शन बैलेंस डिस्क्लोजर लेवल भी। कभी कभी जरूरत पड़े तो हम कम रखते हैं, बढ़ा नहीं सकते, हम कम कर सकते हैं मर्टेलिटी। लॉ रूल्स रेगुलेशन पढ़कर है, किसी चीज को स्पेसिफिकली हाईलाइट अलग से बताने के लिए बात कर रहे हैं, उस पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, उसकी मर्टेलिटी कम कर लो। अगर इंडस्ट्री के की डिस्क्लोजर है उसकी मर्टेलिटी कम कर लो, ठीक है। अगर कोई बिजनेस एस्पेक्ट है, बिजनेस शुरू हो रहा है बंद हो रहा है, उसकी मर्टेलिटी कम रख लो। दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप है? देखिए, ऐसा है कि हमारे ऐसे ऐसे के हिसाब से आंसर लगे और ट्रेडिशनल आंसर अलग है। हमने दोनों भी एक्सप्लेन किया है। मैं आपको बोलूंगा कि ये पुराना क्वेश्चन है, आप नया आंसर दे, ऐसे के हिसाब से आप आंसर दे, ऐसे ऐसे 320 के हिसाब से आंसर दे, और जो ट्रेडिशनल आंसर है आखिरी में एज ए नोट दे सकते हैं। रिवीजन ऑफ मर्टिलिटी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। हम पढ़कर है रिवीजन ऑफ मर्टिलिटी के बारे में भी, डेफिनेटली देयर कैन बी ए चेंज। ठीक है, सिचुएशन बहुत नया, वी हैव सीन दिस थिंग, इसको भी चार्ट फॉर्म में हमने देखा है। देखिए, आपका एमसीक्यू है इन फर्स्ट वाला, तो एक कंपनी के बारे में दिया है, अच्छी कंपनी ऐसा बोल रहे हैं, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी ऐसा बोला गया है, और ये बोल रहा है कि बेसिकली आखिरी लाइन में विच ऑफ द फॉलोइंग निड नॉट बी, क्वेश्चन होता है इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चन है, मैनेजमेंट को सवाल पूछते हैं सिस्टम्स को लेकर, तो कौन सा चीज नहीं आना चाहिए उसमें? आर ऑथराइज सिग्नेटरीज फॉर परचेस लिमिट टू इलेक्टेड, भाई परचेस अप्रूव करने का पावर कुछ ही लोगों के हाथ में है, अच्छा क्वेश्चन है, आना चाहिए। ओरिजिनल इनवॉइस मिलता है तभी पेमेंट होता है, बिल्कुल सही है। ऑथराइज ऑफिशियल रिव्यू करते डॉक्यूमेंट बिफोर, चेक करते रिव्यू करते, बिल्कुल सही है। बैंक रिकंसिलेशन फॉर ईच एंड एवरी बैंक, भाई बैंक रिकंसिलेशन बीच में कहां से आ गया? ये तो बैंक वाला है, परचेस का कोई संबंध नहीं दिख रहा, तो डी इज द आंसर। कंट्रोल्स कैन रिलेट टू एन असर्शन डायरेक्टली इनडायरेक्टली, डायरेक्टली इनडायरेक्टली दोनों हो सकता है। सी, सी शुड बी दी आंसर उसके लिए। जस्ट मिनट गाइस। ओके, नेक्स्ट आपका कंट्रोल एक्टिविटीज वेदर विद इन आईटी और मैनुअल हैव वेरियस ऑब्जेक्टिव्स। अच्छा, डायरेक्टली इनडायरेक्टली हो सकता है। डायरेक्टली इनडायरेक्टली जब आपको दिख रहा है कि कोई कंट्रोल सीधा आपके जैसे ऑकरेंस एक कंट्रोल है, ऑकरेंस आपके आपके सिस्टम के अंदर एक कंट्रोल है कि डबल बुकिंग ना हो, एक ही वाउचर की डबल बुकिंग ना हो, ताकि नकली नकली ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड ना हो, बिना मतलब का ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड ना हो। तो ये आपका डायरेक्ट कंट्रोल हो गया, सॉफ्टवेयर का कंट्रोल, खास कम आप ऑकरेंस के लिए, अच्छी बात है ऑकरेंस के लिए। अब आईटी डिपार्टमेंट है, पूरा आईटी डिपार्टमेंट है, पूरे सिस्टम को अप टू डेट रखते हैं, ट्रेंड लोग होते हैं, सब बढ़िया है। ये डायरेक्ट ऑकरेंस पे काम नहीं करता, लेकिन आईटी डिपार्टमेंट अच्छा है इसलिए आईटी सॉफ्टवेयर अच्छा चल रहा है, तो वो इनडायरेक्ट कंट्रोल होता है। तो कुछ डायरेक्ट इफेक्ट करते, कुछ इनडायरेक्ट। कंट्रोल एक्टिविटीज की पहले बकवास की और बोला कंट्रोल एक्टिविटीज के एग्जांपल बताओ। ऑथराइजेशन है, परफॉर्मेंस रिव्यू, इन्फॉर्मेंट, ऑल ऑफ द अबव। सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी होना, ऑथराइजेशन होना, अप्रूवल्स होना, ठीक है, फिर रिकॉर्डिंग होना अच्छे से, रिव्यूज होना, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर अच्छा होना, सारे ऑल ऑफ द अबव इज द आंसर। 320 के एक क्वेश्चन देखते हैं, डिटरमाइन द परसेंटेज टू बी अप्लाइड टू चोजन बेंचमार्क इन्वॉल्व्स एक्सरसाइज ऑफ और। परसेंटेज तय करना पड़ता है तो प्रोफेशनल जजमेंट लगाना पड़ता है, प्रोफेशनल जजमेंट आप लोगों को लगाना पड़ता है। तो आंसर इज बी, 320 का बी होना चाहिए, प्रोफेशनल जजमेंट सबसे रिलेवेंट आंसर है वो। Maturity in planning and performing an audit requires that an auditor should not consider materiality and its relation with auditors while conducting an audit.
भाई क्या मटेरियलिटी और ऑडिट रिस्क ये दोनों को अच्छे से कंसिडर करना चाहिए, दोनों का इंटर रिलेशनशिप भी देखना चाहिए। यस, दोनों को कंसिडर करना चाहिए। नॉट कंसिडर क्या होता है? कंसिडर करना चाहिए, दोनों इंपॉर्टेंट फैक्टर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एग्जांपल ऑफ बेंचमार्क? पीबीटी यस, टोटल रेवेन्यू यस, ऑडिट प्रोग्राम यस, टोटल लिक्विडिटी यस। दिस इज नॉट ऑडिट प्रोग्राम, कोई बेंचमार्क थोड़ी इस पे परसेंटेज लगा सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? ये पूरा क्वेश्चन इंटरनल ऑडिट का है, इसका मटेरियलिटी से कोई संबंध नहीं है। इंटरनल ऑडिट प्लान कैसा होना चाहिए? ऐसा होना चाहिए कि उसके सारे ऑब्जेक्टिव्स अचीव करे। यस। कॉम्प्रिहेंसिव होना चाहिए, ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स अचीव करे। यस। इंटरनल ऑडिट प्लान शुड जनरली बी कंसिस्टेंट with the goals and objectives of the internal audit function. Internal audit plan should generally be consistent with the goals and objectives. Goals and objectives consistent with the goals and objectives of the internal audit function. कि भाई गोल्स और ऑब्जेक्टिव अचीव करने के हिसाब से उसका प्लान होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। अगर कुछ काम आउटसोर्स किया है तो टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट में ये बात को मतलब अलाउ करना चाहिए, तभी आउटसोर्स करना चाहिए। बिल्कुल सही। ऑल ऑफ द अबव इज द आंसर। सारी बातें सही है। तो बहुत सिंपल सा केस स्टडी है आपका, केस स्टडी नंबर 2, इंटीग्रेट केस स्टडी 2 का थर्ड पोर्शन है। Dash means the amount set by auditor less than the materiality for the financial statement as a whole to reduce the appropriate level, the probability that aggregate of uncorrected and undetected misstatement exceed the materiality for financial statement as a whole. अगर हम लोग मर्टिलिटी में से कुछ मार्जिन डिडक्ट करके परफॉर्मेंस मर्टिलिटी यूज करें तो हमने पढ़ा था ऐसा करने से, ठीक है, ऐसा करने से मार्जिन के अंदर अनडिटेक्टेड मिसस्टेटमेंट आ जाता है, बैलेंस में अनकरेक्टेड आ जाता है, और दोनों भी ओवरऑल मर्टिलिटी लेवल के अंदर रहते हैं। तो परफॉर्मेंस मर्टिलिटी का ये कॉन्सेप्ट है जिससे चीज़ें अच्छी होती है। Which of the following is not example of benchmark? Total revenue is a benchmark, PBT is a benchmark, total asset value is a benchmark. Not पूछा है, सब है, तो none of the above उसका आंसर हो जाएगा। फिर केस स्टडी नंबर 9 है और उसका 3-4 है। अगर 3-4 देखोगे तो वापस वही है, बेसिकली रिपीटेशन ही है वो, और इंस्टीट्यूट ने आंसर गलत दे दिया था। इट्स रिपीटेशन। उसका आंसर परफॉर्मेंस मटेरियलिटी होना चाहिए। कॉपी पेस्ट अभी जो देखा था बिल्कुल वही है। परफॉर्मेंस मटेरियलिटी के कॉन्सेप्ट की वजह से दोनों मिसस्टेटमेंट ओवरऑल मटेरियलिटी के काबू में रहते हैं। और अभी हमने केस नंबर कौन सा देखा था? 2 के अंदर सेम क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एग्जाम्पल? नन ऑफ द अबव। दोनों जगह इंस्टीट्यूट के आंसर गलत थे और उम्मीद है कि वो बाद में उसको रेक्टिफाई कर ले। केस स्टडी नंबर 40 है, उसका उसके ये है पॉइंट नंबर 4 और पॉइंट नंबर 5। इज ओपिनियन ऑफ ऑडिटर ऑन नॉट टू डॉक्यूमेंट मटेरियल लेवल इज करेक्ट? मैंने तो केस स्टडी पढ़ा नहीं, क्या डॉक्यूमेंटेशन करना चाहिए? 320 में लिखा डॉक्यूमेंटेशन करो, ठीक है। तो 230 का तो कोई मतलब ही नहीं है, कोई भी स्टैंड देता नहीं, ये भी गलत है। 230 में नहीं लिखा है लेकिन ऐसे 320 में लिखा है, ये एकदम परफेक्ट है, बैंग ऑन टारगेट। 230 में की मटेरियल शुड बी 230 में नहीं लिखा है, 320 में लिखा है। डी के अंदर उन्होंने स्टैंड गलत लिखा है। Which among the following is not a factor for identification of appropriate benchmark? फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एलिमेंट होना चाहिए एप्पल लव का ई है वो। रिलेटिव वोलेटिलिटी वी है, ये भी सही है। बेंचमार्क तय करते हो किसको देखते हैं हम लोग? ओनरशिप स्ट्रक्चर बिल्कुल सही। प्रीवियस एक्सपीरियंस, ये पॉइंट कुछ नहीं था भैया, प्रीवियस एक्सपीरियंस वाला कोई पॉइंट नहीं था। देखिए 41 का सेकंड क्वेश्चन है, ऐसे टीम मेंबर्स जो बोल रहे हो इसमें लिखा है केस देखने की जरूरत नहीं है।
The first team member of team suggested method according to which number of instructions were required to be followed to collect information about internal control. Number of instructions were required to be followed. Instructions फॉलो करने पड़ेंगे. इंस्ट्रक्शन किस में दिया था हम लोग टीम मेंबर को? चेकलिस्ट में. तो वो आंसर है. सेकंड टीम मेंबर बोलता है कि ऐसा कुछ करो कि डिस्क्रिप्शन, कंप्लीट डिस्क्रिप्शन ऑफ इंटरनल कंट्रोल लिखे. पूरा डिस्क्रिप्शन डिस्क्राइब करना, लाइन में लाइन लिखना, वो नरेटिव रिकॉर्ड में होता है. तीसरा टीम मेंबर बोलता है कि ग्राफिक फॉर्म में बताओ, वो फ्लो चार्ट में होता है. आखिरी टीम मेंबर बोलता है क्वेश्चंस. देखो, क्वेश्चन चेकलिस्ट में भी होते हैं और क्वेश्चनर में भी होते हैं, लेकिन चेकलिस्ट ऊपर कवर्ड है इंस्ट्रक्शंस, तो यहाँ पे हम क्वेश्चनर सिलेक्ट कर रहे हैं. चेकलिस्ट फॉलो करता है टीम मेंबर, क्वेश्चनर फॉलो करता है मैनेजमेंट. यहाँ पे क्लैरिटी नहीं है, लेकिन ऊपर इंस्ट्रक्शंस की बात की वो चेकलिस्ट में चला गया, क्वेश्चंस की बात की वो क्वेश्चनर में आ गया.